जिस ब्लड लाइन में रोमन रेंस की चाहत थी सोलो सिकोवा को ऐड करने की, उसके साथ कर दिए सोलो सिकोवा ने धोखाधड़ी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि जे उसो का तो कोई चांस ही नहीं है किंग ऑफ द रिंग में ओबा फेमी के सामने जीतने का, तो आज की रॉ आपको थोड़ी ठीक से देखनी चाहिए। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. तो इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं मंडे नाइट रॉ के एपिसोड को, जो कि नाइट ऑफ चैंपियंस से पहले मंडे नाइट रॉ का आखिरी एपिसोड था। और यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू का काम था अपने नाइट ऑफ चैंपियंस को अच्छे से बिल्ड करने का। तो सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो ओबा फेमी के साथ होती है। ये वाली मंडे नाइट रॉ लंदन से थी, तो इस क्राउड का रिएक्शन ओबा फेमी के लिए, मतलब ओबा फेमी को वैसे भी रिएक्शंस बहुत अच्छे मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्राउड ने उनको थोड़ा और ही तगड़ा रिएक्शन दिया। और ओबा फेमी ये बोलते भी हैं कि भाई मतलब वंडरफुल बोलते हैं और कहते हैं भाई ऐसे तो मैं तुम्हें पूरे टाइम सुन सकता हूँ। अब वो डेस्टिनी के बारे में बात करते। सबसे पहले कहते हैं डेस्टिनी ने मुझे यहां तक लेके आया, मैं किंग ऑफ द रिंग में यहां तक पहुंच चुका हूं, मैंने ब्रॉक लेसनर को स्ले किया है, मैंने बीस्ट को स्ले किया है और डेस्टिनी मेरे साथ अभी भी है। इसी वजह से मैं किंग ऑफ द रिंग के टूर्नामेंट के फाइनल्स में आके अब किंग भी बनने वाला हूं। और ऑलरेडी उनके दिमाग में वो किंग बन चुके हैं। कहते हैं जब मैं किंग बन जाऊंगा तो मेरे पास दो ऑप्शन होंगे। पहला, मैं डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करूं। एक तो मुझे चीज समझ में नहीं आती कि ये सुपरस्टार सही से अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप क्यों नहीं बोलते, उसको डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप काहे को बोल देते हैं। वो मुझे लगता है कि वो नामों के साथ सुपरस्टार्स को थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, क्योंकि भाई मतलब जो बेल्ट है वो बहुत ज्यादा ऐसे उसकी वैल्यू, भाई कीमती चीज है वो, जिसके लिए सारे लोग लड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि भाई उसके नाम के साथ हल्का सा भी फंबल नहीं होना चाहिए। अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप करके उसका पूरा नाम लेना चाहिए। जैसे पहले तो अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियनशिप थी, लेकिन अब अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप भी बोल देते हैं, अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप बोल देते हैं। जैसे अनडिस्प्यूटेड आपको नाम लेना चाहिए, बस इतना मैं कहना चाह रहा हूँ। तो पहले तो उन्होंने अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप का बोला, लोगों ने इतना रिएक्शन नहीं दिया उसके ऊपर, लेकिन जब उन्होंने बोला वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप तो सारे लोगों ने उस पर तगड़ा वाला रिएक्शन दिया। मतलब क्राउड देखना चाहता है ओबा फेमी वर्सेस रोमन रेंस का मैच। और ये चीज शायद डब्ल्यूडब्ल्यू टेस्ट करने के लिए भी हो सकता है ओबा फेमी से बुलवाई। ऑब्वियसली ये ऐसा तो नहीं है ओबा फेमी कुछ भी अपने मूड से आके बोल रहे थे, मतलब सुपरस्टार्स बोलते हैं, लेकिन ये ऐसी लाइन नहीं लगी जो कि मूड से आके बोली होगी। तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यू यहाँ पे ये भी टेस्ट करना चाह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, अगर ओबा फेमी सही में किंग बन गया तो हम किस डायरेक्शन के साथ जा सकते हैं। क्या ये वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप वाला जो ओबा फेमी का मैच है इसके लिए फैंस सही में एक्साइटेड होंगे। तो ऑब्वियसली उनका जो रिएक्शन है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए था। लेकिन जैसे ही वो आगे कुछ बोलने वाले थे तभी थीम सॉन्ग प्ले होता है जे ऊसो का। और आज पूरे टाइम, जितने टाइम जे ऊसो ने अपनी एंट्रेंस में लगाया, जितना टाइम उन्होंने यीट करने में लगाया, उस टाइम पे आप ओबा फेमी का रिएक्शन देखना। बंदा सोच रहा है भाई ये क्या पागलपंती कर रहा है। उसके अगर हिसाब से आप सोचे तो भाई उसका काम तो रिंग में आके तोड़ने फोड़ने का है, लेकिन ये जे उसो क्या हरकतें करता है। और जब वो रन इट बैक कर रहे होते तो एक तरीके से वार्निंग भी दे दी थी कि नहीं करना तुझे, लेकिन उसके बावजूद भी जे उसो ने किया। तो भाई उसके लिए एक जिगरा तो आपको मानना पड़ेगा। और आज जे उसो को रिएक्शन भी बहुत अच्छा मिला है। ये एक अजीब से ही मैं बोलूंगा इक्वेशन में फंसे हुए हैं जे उसो, जहां पे क्राउड पे उनको रिएक्शन, जब मैचेस जीतते हैं तो डिसलाइक्स आते हैं, जब वो अरीना में जाते हैं तो वो अलग ही फिर एक रिएक्शन है। और इसी वजह से आप बोल सकते हो अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यू ने जो होप्स हैं वो जे उसो को लेके हाई रखे हैं, क्योंकि जो रिएक्शन जे उसो निकलवा के लेके आ पाते हैं आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे आप जे उसो को पसंद करो या फिर ना करो। इसके बाद जे उसो अपनी बातें बोलना शुरू करते हैं। जे उसो कहते हैं कि देखो कभी भी लोगों ने मेरे पे इतना भरोसा नहीं किया कि मैं कुछ कर सकता हूं। जैसे जब मैंने रॉयल रंबल जीती, जब मैंने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीती, मैं कैसे अरीनास को शेक करता हूं, और अब भी लोग ऐसा सोच रहे हैं कि ओबा फेमी मैं तुझे नहीं हरा सकता। और ये लाइन सुन के मुझे गुंथर की वो वाली लाइन याद आ गई जो कि उन्होंने कोडी रोड से पहले प्रोमो में बोली थी कि लोगों को मैंने इसको कर दिया उसको कर दिया, और उन सबको भी रिटायर करने से पहले मैंने बोला था और अब भी मैं बोल रहा हूँ कि कोडी रोड्स में तुझे हराऊंगा। लेकिन गुंथर वो चीज़ उसके बाद कर नहीं पाए थे। तो कई बार मतलब अगर आप हिस्ट्री के हिसाब से देखो तो लगता है भाई अब इस बंदे ने बोल दिया तो सही में करेगा, लेकिन जब गुंथर नहीं कर पाया तो जे उसो की बातों का भी फिर हम इतना क्या ही उसको सीरियस लें। इसके बाद वो कहते हैं कि मैं सारे अपने हेटर्स को जो है चुप करवाने वाला हूं, मैं उनको शॉक करने वाला हूं, मैं इस माउंटेन को क्लाइम करूंगा। वो ओबा फेमी को माउंटेन बोल रहे होते हैं और कहते हैं मैं क्राउन पहन के समर स्लैम में कोडी रोड्स को चैलेंज करूंगा और बन जाऊंगा अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। और उसके बाद वो कहते हैं नाइट ऑफ चैंपियंस में ओबा फेमी मैं तुझे हराने वाला हूं, दिस शो वार्निंग शॉट करके उन्होंने ऐसे बोला। और ये वही बात है कि अब प्रोमोज में जे उसे यूज करने लगे। इसके लिए देखना अभी तो इतना नहीं, लेकिन आगे जाके बहुत ज्यादा ट्रोल होने वाले हैं जे उसे, अभी भी हो रहे हैं, लेकिन ये चीज आगे जाके अभी और बढ़ने वाली है। ये सारी चीज ओबा फेमी सुन रहे थे कि ठीक है इस बंदे को भी अपनी बोल लेने देते हैं, कर लेने देते हैं, ये जो भी करना चाह रहा है। इसके बाद ओबा फेमी कहते हैं अच्छा ये मेरा वार्निंग शॉट है तो जरा नाइट ऑफ चैंपियंस में मेक श्योर करना कि ये तू मिस ना करे, वरना मैं तुझे डिस्ट्रॉय करने वाला हूं। लेकिन अगर तूने ये मिस नहीं किया, अगर तूने मिस नहीं भी किया
तो भी कोई बात नहीं, मैं फिर भी तुझे डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। और साथ में एक लाइन और बोलते हैं ओबा फेमी, कहते हैं यू आर नॉट द फैमिली मेंबर आई एम रियली वरीड अबाउट। वो बात कर रहे होते हैं सीधा रोमन रेंस की कि ठीक है तू तो चल चेला चपाटा ही है, असली में तो मुझे जो काम है, जो बातचीत है वो रोमन रेंस के साथ करनी है, क्योंकि उनके पास ही वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप है। कहते हैं जो तेरी बुलेट्स है जिससे तू वार्निंग शॉट चला रहा है, ये स्टूपिड बुलेट्स को अपने कजन को जाके तू दे दे। तो सिंपल सा, ओबा फेमी ने ज्यादा कुछ इसको कॉम्प्लिकेट नहीं किया, सिंपल सी बात बोली मेरा काम है तोड़ने फोड़ने का, और जे उसो ये मैं तेरे साथ करने वाला हूँ नाइट ऑफ चैंपियंस में। तो ओपनिंग में डब्ल्यूडब्ल्यू ने इस चीज को रखा, ये नाइट ऑफ चैंपियंस के मैच को बिल्ड करने के लिए। और मतलब मेरे को तो काफी सही लग रही है इस मैच की हाइप, क्योंकि आप देखोगे तो थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल टाइप का ये मैच है। अगर क्लियर किसी को लगता है कि ओबा फेमी जीत जाएगा तो वो भी सही नहीं है, किसी को लगता है जे उसो जीत जाएगा तो वो भी सही नहीं है, क्योंकि इस मैच में काफी सारे आउटसाइड फैक्टर्स भी रोल प्ले कर सकते हैं, जिसकी हम और अच्छे से बात करेंगे प्रेडिक्शन में कि मुझे क्या लगता है इस मैच में क्या होने वाला है। बट नेक्स्ट इसके बाद बैक स्टेज से सेगमेंट था एलए नाइट का, जहां पे वो एडम पियर्स से बात कर रहे होते हैं, वही जो उनकी ब्लड लाइन से प्रॉब्लम है। इसके बाद जिमी ऊसो आ जाते हैं, कहते हैं भाई तूने क्या किया मेरे साथ, तूने मुझे चेयर शॉट क्यों मारा, ऐसे ऐसे करके वो भिड़ रहे होते हैं। तो एडम पियर्स ने बोल दिया ठीक है मैच कर देते हैं तुम्हारा। तो एलए नाइट कहते हैं नहीं नहीं भाई ये नहीं होगा, मैं बताता हूँ क्या होगा, और होगा हम दोनों का मैच। तो वो कहते हैं कि अबे इसने भी तो यही सेम बात बोली। तो एलए नाइट कहता है अबे इसकी ना सुन रहा मैं, मैंने तो अपने कान वान बंद कर लिए थे, मुझे ना पता इसी एडम पियर्स ने क्या बोला। तो एलए नाइट, अब ये क्या चीज़ है, देखो ये ऐसा तो नहीं है कि कुछ बहुत तगड़ी चीज़ बोल दी, लेकिन वो छोटी 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 चीज़ें मुझे लगता है एलए नाइट की बातों में ऐसी हैं जो कि उनका कैरेक्टर बना देती हैं, और अभी तक मुझे लगता नहीं कि उनको उनकी पोटेंशियल पे यूज़ किया गया है। वैसे कुछ मौका नहीं दोगे किसी भी बंदे को तो वो क्या ही कर लेगा। तो अभी आज शो पर एलए नाइट वर्सेस जिमी ऊसो का मैच होगा। इसके बाद शो पर नेक्स्ट मैच आता पेज एंड ब्री बेला वर्सेस लारा वाल्किरिया एंड बेली के बीच में। इस मैच में ये यहाँ पे चैंपियनशिप ऑन द लाइन थी, और इस मैच में जीत नहीं पाए लायरा वाल्किरिया और बेली, और इस मैच में टर्न हो चुका है लायरा वाल्किरिया का, क्योंकि मैच के बाद उन्होंने बेली को ही फोड़ दिया। भाई ये कैसी बंदी है यार, ये खुद पिन हुई है मैच में और मार दिया इसने बेली को। लेकिन मेरे को उसके बाद भी उनका जो एक्ट है वो ऐसा नहीं लगा कि वो एक पूरी हील बन चुकी है, क्योंकि वो थोड़ी डिसअपॉइंटेड भी थी अपने एक्शन से। पता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या करना चाह रही है यहाँ पे, लेकिन इतना तो है कि अगर चलो ठीक है अब कुछ लायरा वाल्किरिया के साथ शायद इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि वो टैग टीम में रखे बेली के साथ, ठीक है वो हम समझ गए इनके बीच में डिफरेंसेस थे, फिर इस साथ में आ गए। उसके बाद भी डब्ल्यूडब्ल्यूई वो स्टोरी के ऊपर उतना कैपिटलाइज नहीं कर पाई, तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी कुछ डिफरेंट डायरेक्शन ले रही है और देखते हैं कहाँ पे जाती है। बैक स्टेज भी उनसे जब सवाल जवाब हुआ लायरा वाल्किरिया से, तो सारे सवालों को वो इग्नोर करके चली जाती हैं। इसके बाद आता है एक शो पर बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई जो अपनी गलतियां हैं, जो अपने गड्ढे हैं, उनको भरना चाहती है। चैट गेबल आते हैं सबसे पहले, जैसे मैंने बोला था इनका म्यूजिक मुझे तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है। आज मुझे ऐसा लगा कि शायद वो जो ताली बजाने वाला जो काम कर दिया चैट गेबल ने, ऐसे करके वो जो ताली बजा रहे थे, शायद ये बन सकता है कैची म्यूजिक जिसपे लोग रिएक्ट करें। अब जे उसने भी जब वो यीट नहीं लेके आया था, ठीक है उनका जो म्यूजिक था वो क्या था, वो तो आपको कनेक्ट करवाना पड़ता है ना, वैसे जैसे सेथ रॉलिंस का कि उसमें लोग ऐसे गाते हैं, तो वैसा करके मुझे लगा चैट गेबल के म्यूजिक के साथ भी हो सकता है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं है। रिंग में आते हैं और वो कहते हैं कि कैसा मेरा पूरा 1 महीना रहा, मैं मैक्सिको में मेरा जो मास्क है वो मैंने लुटा दिया, खो दिया, और कहते हैं मास्क ओनली चीज़ नहीं है जो कि मैं हारा था, मैं अपने दोस्त भी हारा था। वो यहाँ पे अल्फा अकेडमी की बात कर रहे होते हैं, ओटिस की बात कर रहे होते हैं, मैक्सिन की बात कर रहे होते हैं, अकीरा टोजावा की बात कर रहे होते हैं। तो प्यार से उन्होंने बुलाया कि आ जाओ भैया मुझे कुछ बातचीत करनी है तुमसे, जिसके बाद सारे के सारे लोग आते हैं। अब चैट गेबल ने इसके बाद बिल्कुल दिल से अपॉलॉजी मांगी सारे ही लोगों से। मैक्सिन के बारे में उन्होंने बोला कि मैंने तुम्हें बहुत गंदा ट्रीट किया, ये मेरा फॉल्ट है। अकीरा टोजावा के बारे में बोलते भाई तेरा जिगरा कितना बड़ा है, उनकी भी उन्होंने तारीफें कर दी, अपनी गलती मानी। ओटिस के बारे में तो उन्होंने और लंबा चौड़ा बोला कि भाई हमारी दोस्ती इतने सालों की है, तूने मेरे जो बच्चे हैं उनको भी संभाला है, और मैंने तेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया। तो वो इन सारी चीज़ों के लिए अपॉलॉजी मांग रहे होते हैं, और ऐसे मूवमेंट पे हमको पहुंचा दिया। जैसे पहले हम क्या सोच रहे थे चैट गेबल ओटिस की स्टोरी में कि ओटिस कब मारेगा भाई ये चैट गेबल को, अब वो चीज़ तो डब्ल्यूडब्ल्यूई अच्छे से कर नहीं पाई। अब उनको पता है चैट गेबल फेस बन गया है, तो अगर ऐसा कुछ किया जाए कि ओटिस और चैट गेबल की स्टोरी के बीच में फिर से वो टेंशन क्रिएट करें कि मतलब ये क्या एक्सेप्ट करेगा ओटिस चैट गेबल को अब दोबारा, तो ऐसा लगा कि हैंडशेक हो सकता है। लेकिन बीच में मैगजीन आ गई, और मैगजीन के बारे में अगर आप सुनोगे, सोचोगे, समझोगे, तो वो विजन के साथ भी थोड़ा थोड़ा जुड़ रही थी। तो इतना तो पता है कि उनका दिमाग थोड़ा सा करप्ट है, और उन्होंने बोल दिया वो भैया तेरी हम कुछ नहीं सुनने वाले, तूने हमें अकेला छोड़ा, और मुझे पता चल गया कि तेरे बिना भी मैं सब कुछ कर सकती हूँ, हम कर सकते हैं। मैंने अपना जो इंडिविजुअल टाइटल है वो जीता, मैंने सिंगल्स टाइटल जीता, और हम दोबारा से तेरी बातों में नहीं आने वाले। उन्होंने नहीं शामिल होने दिया ओटिस को चैट गेबल के साथ। और ओटिस को देख के ऐसा लग रहा था कि शायद बंदा दिल से चाहता तो है, लेकिन अभी शायद वो थोड़ी मैक्सिन की बातों में आ गया है। और लास्ट मोमेंट तक भी ऐसा लगा था कि क्या ओटिस ज्वाइन करेगा, क्या
ओटिस ज्वाइन करेगा, लेकिन वो चीज़ उन्होंने करी नहीं और ओटिस फिर उसके बाद चले जाते हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने उस टाइम पे वो जो गलती करी थी स्टोरी के ऊपर अच्छे से कैपिटलाइज ना करने की, शायद अब डब्ल्यूडब्ल्यू उस चीज़ को फिक्स कर रही है। रोल रिवर्स हो चुका है, आप बोल सकते हो क्या हो ही चुका है चैट गेबल का, क्योंकि अब स्टोरी ये नहीं है कि ओटिस मारेगा चैट गेबल को, अब स्टोरी ये है कि क्या ओटिस चैट गेबल को ज्वाइन करेगा। एक चीज ये भी मुझे अच्छी लगी यहाँ पे कि चैट गेबल के जो एक्सप्रेशन थे वो भी बहुत ज्यादा रियल और लेजिट लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जो भी वो बातें बोल रहे हैं उन सारी चीजों को मीन करते हैं। तो अभी देखो आने वाले हफ्तों में स्टोरी कैसे प्रोग्रेस करती है। अगर ये स्टोरी के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यू अच्छे से ध्यान देती है तो ये एक स्टोरी हो सकती है जिसको देखने के लिए आप मंडे नाइट रॉ को ट्यून इन करो। इसमें वो पोटेंशियल है। ऐसा नहीं कि भाई मेन इवेंट जैसी है, लेकिन हर एक स्टोरी को मेन इवेंट वाली होने की जरूरत भी नहीं होती। सारी स्टोरीज अच्छी होती हैं, मेन इवेंट का काम अच्छा होता है, तब हमको ओवरऑल जो शो है वो पसंद आता है। इसके बाद शो पर एक मैच था ड्रैगन ली वर्सेस ईथन पेज के बीच में। ड्रैगन ली का कभी डब्ल्यूडब्ल्यू में कुछ नहीं होने वाला। आज के मैच में भी वो हार जाते हैं ईथन पेज से, और वही चीज़ है कि ये बस हाइप के लिए वो आए थे और बस मजदूरी मैच के मजदूर रेसलर्स वाला आप जो फॉर्मूला है वो इस मैच के लिए फिट कर सकते हो। इसके बाद शो पर नेक्स्ट एक सेगमेंट था ईओ स्काई और लिव मॉर्गन का। यहाँ पे भी ज्यादा कुछ नहीं है। ईओ स्काई का इंटरव्यू होता है, वो बोलती है मैं ये क्वीन ऑफ द रिंग जीतने वाली हूँ। लिव मॉर्गन आती है, वो कहती है मैं तेरे से बेटर हूँ। उसके बाद मारामारी हो जाती है, उसके बाद मार के उन्होंने भगा दिया। तो सिमिलर जो ओबा फेमी और जे उसो का सेगमेंट था किंग ऑफ द रिंग के लिए, वैसा कुछ यहाँ पे करने की कोशिश की गई थी, लेकिन ऑब्वियसली इसमें उस लेवल की जो इंटेंसिटी है वो फील नहीं होती। बट इंटरेस्टिंग है कि क्या लिव मॉर्गन बन जाएंगी क्वीन, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी चैंपियनशिप है और अगर वो क्वीन भी बन जाती हैं तो ऐसा करने वाली वो पहली सुपरस्टार भी बन जाएंगी। तो लेट्स सी क्या होता है नाइट ऑफ चैंपियंस में। इसके बाद बैक स्टेज सेगमेंट था जे उसो और जिमी उसो का। जे उसो जिमी उसो होते हैं, उसके बाद जेकब फाटो भी वहां पे आ जाते हैं और बहुत सारे सवाल थे जो कि आज जे उसो को जिमी उसो को पूछने थे जेकब फाटो से। जे उसो कहते हो भैया कहाँ पे था तू इतने टाइम से, है हमें तो पता ही नहीं है। और वो कहते हैं स्मैकडाउन में तू क्या करने गया था, सोलो सिकोवा से तेरी क्या बातचीत चल रही है। इसके बाद जेकब फाटो कहते हैं ओ भैया ओ पंकज मैं तेरी कोई बात नहीं सुन रहा, ठीक है तू अपने थोड़ा औकात में। बार बार जे उसो भूल जाता भाई कि ये सिर्फ रोमन रेंज की सुनेगा, ये मेरी नहीं सुनने वाला। इसके बाद फिर जिमी उसो कहते हैं कि यार जो तू सोलो सिकोवा के साथ कर रहा है ना, जो तू चाह रहा है वो होने नहीं वाला, क्योंकि वो ऑर्डर्स तो बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं लेता। जो उसो बीच में बोलते हैं हाँ लेता तो वैसे जेकब फाटो भी नहीं है। तो जेकब फाटो ने इतना बोल दिया कि ठीक है सोलो सिकोवा के साथ बातचीत चल रही है, लेकिन अगर उसने लाइंस को क्रॉस किया तो जो चीज उसके साथ होगी वो सही नहीं रहेगा। तो मतलब रोमन रेंस ने जेकब फाटो को बोला सोलो सिकोवा को लाने के लिए। सोलो सिकोवा अभी अपनी ही ऐंठ में है और जेकब फाटो कह रहा है कि अगर सोलो सिकोवा ने कुछ हद पार करी तो उसको हम ठिकाने भी लगा सकते हैं। तो अभी ये स्टोरी को थोड़ा वही है कि ब्लड लाइन की स्टोरी में सारे जो है तार इधर से उधर भिड़ाने की कोशिश करते हैं, वैसे ही कुछ कोशिश डब्ल्यूडब्ल्यू अभी यहाँ पे कर रही है। इसके बाद बैक स्टेज डैनहाउजन का सेगमेंट था और आज शिकार बन चुके हैं जेडी मैकडोना, क्योंकि वो पैसे वैसे मांगने जाते अपने वापस डोमिनिक के साथ और पता नहीं कोई इन्वर्टर की बैटरी जैसी चीज को उन्होंने टच किया और उसके बाद उन्हें करंट लग गया और उनके बाल खड़े हो गए। उसके बाद फिर डोमिनिक मिस्टीरियो उनके बीच में भी जो है अफरा तफरी वाला माहौल था। अब मैं कह सकता हूं कि डैनहाउजन के ये वाले सेगमेंट से भी कुछ ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत है। ये सिर्फ इतने सेगमेंट से हमारा काम नहीं चलने वाला। और ये चीज़ मैंने आपको बहुत पहले ही बोल दी थी कि अगर ये चीज़ बार बार होती रहेगी तो कितनी बार होगी, कब तक हम बोल सकते हैं कि ओह भाई मज़ा आ गया। तो मुझे लगता है अब इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है। तब डैनहाउजन की स्टोरी क्या हो रही है मंडे नाइट रॉ में वो जानने में मैं इंटरेस्टेड रहूंगा। इसके बाद आता है शो पर मैच एले नाइट वर्सेस जिमी ऊसो के बीच में। मैच में क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ वो जानने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस मैच में सोलो सिकोवा ने आके क्या किया। तो टॉप रोप पे चढ़े हुए होते हैं दोनों जिमी ऊसो और एले नाइट। सोलो सिकोवा वहां से आ गया। जैसे ही ये चीज़ एले नाइट ने देखी, एले नाइट को लगा ले भैया फिर से आ गए लोग कलेश करने, लेकिन सोलो सिकोवा ने किया बिल्कुल उल्टा। वो बगल में जाके खड़े होते हैं जिमी ऊसो के और उन्होंने लगा दिया स्पाइक। ये देख के एले नाइट को लगा भाई ये क्या हो गया, क्योंकि एले नाइट तो यही मान रहा है कि सोलो सिकोवा ब्लड लाइन का ही पार्ट है, वो नहीं मानने को तैयार है, जबकि साफ दिख रहा है कि सोलो सिकोवा ने कोई रोमन रेंज की साइड ज्वाइन नहीं की। अब इसके बाद जैसे उन्होंने मारा, एले नाइट को लगा भाई ये मौके का सही फायदा उठाने का टाइम है। अपना फिनिशर लगा के उन्होंने इस मैच में पिन कर दिया है जिमी ऊसो को। और उसके बाद भी एले नाइट के जो एक्सप्रेशन है वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे कि भाई अच्छा ये तो मेरी हेल्प हो गई है। तो वही है कि सोलो सिकोवा ने ज्वाइन तो किया नहीं अभी रोमन रेंज वाली पार्टी को, उल्टा उन्होंने रोमन रेंज की पार्टी के एक सदस्य को मार जरूर दिया है। तो अब ये चीज़ डेफिनेटली ना जेकब फाटो को पसंद आएगी और ना ही रोमन रेंज को पसंद आएगी, और ये शायद एक और वो जो जंग है उसकी शुरुआत कर सकती है। अभी तो डब्ल्यूडब्ल्यू मुझे लग रहा है कि बहुत ही पुराना वाला फॉर्मेट ही यहाँ पे चिपकाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा इसको टाइम देना चाहिए कि डब्ल्यूडब्ल्यू एग्जैक्टली करना क्या चाहती है इस ब्लड लाइन की स्टोरी में। क्योंकि जो आप
आपने पहले किया एग्जैक्ट अगर आप वैसे दोबारा करोगे तो आई थिंक उसमें कुछ बहुत नया नहीं है। फिर वो वही बात हो जाएगी जो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ना कि ब्लड लाइन की स्टोरी वो पुरानी वाली चिपका दी। अभी आई थिंक वो स्टोरी बना रही है, इसका बेस बन रहा है, तो कुछ कुछ चीजें सिमिलर लगेंगी। बट इसके बाद देखते हैं क्या होता है इस ब्लड लाइन की स्टोरी में। आई होप WWE ये ना सोचे कि अच्छा जो पहले किया था एग्जैक्टली वैसा ही कर देंगे, क्योंकि आपको हमेशा कुछ नया लाने की जरूरत होती है। भले ही आपकी वेब सीरीज वही हो लेकिन उसके अलग सीजन में आपको अलग चीजें भी करनी होती है। इसके बाद शो पर एक इंटरव्यू था सेथ रॉलिंस का, जहां पे वो स्टील गेज मैच की बात करते हैं, उसकी इंटेंसिटी की बात करते हैं, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं ब्रॉन ब्रेकर जैसे सुपरस्टार के सामने। और एक चीज सेथ रॉलिंस भाई हमेशा बोले जा रहा है, हमेशा बोले जा रहा है, हमेशा बोले जा रहा है, वो ये है कि विजन को ठिकाने लगाने के बाद मैं उस टाइटल के लिए जाऊंगा जो टाइटल मैंने हारा नहीं है। और जितनी बार सेथ रॉलिंस ने बात बोल दी, मुझे लग रहा है भाई WWE क्लियर प्लान बना के बैठी है रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के मैच का। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि सेथ रॉलिंस का वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच हो लेकिन WWE रोमन वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच ना करे। क्यों? क्योंकि भाई सेथ वर्सेस रोमन रेंस से बड़ा कोई मैच हो ही नहीं सकता सेथ रॉलिंस के लिए उस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। तो शायद ये WWE रेसलमेनिया के लिए उनका कुछ प्लान है, बैकअप प्लान है, मेन प्लान है, उस हिसाब से बातचीत करवा रही है सेथ रॉलिंस से। जैसे पहले तो लग रहा था कि समर स्लैम में हो जाएगा, लेकिन WWE के पास डिफरेंट प्लान्स हैं सेथ रॉलिंस के लिए समर स्लैम के लिए। तो अभी तो फिलहाल के लिए शायद वो चीज़ नहीं होगी, लेकिन जिस हिसाब से बोला जा रहा है ये तो क्लियर है भाई, WWE के डायरेक्शन है रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के मैच के लिए। देखते हैं ये मैच कहाँ पे होता है। इसके बाद फिर बैक स्टेज से एक और सेगमेंट था। डोमिनिक मिस्टीरियो अपनी अलग ही दुनिया में है। वो कह रहा है कि चैट गेबल तू सारे लूचाडोर से अपॉलॉजी मांग रहा है, तू किंग ऑफ लूचाडोर से भी तो मतलब सॉरी बोल आके। तो चैट गेबल कहता है तूने ही तो मुझे भेजा था वहाँ पे। उसके बाद ये फिर घुमा फिरा के ऐसे बोलते हैं कि जेडी मैकडोनाल्ड और चैट गेबल का नेक्स्ट वीक के लिए मैच होगा, जिसमें आई एम श्योर WWE ये मैक्सिन और ओटिस और अकीरा टोजावा को भी ऐड करने वाली है, जो कि आई थिंक एक अच्छी स्टोरी की शुरुआत कर दी है WWE ने आज मंडे नाइट रॉ के एपिसोड से। और उसके बाद आता शो का मेन इवेंट मैच विजन वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स के बीच में। और आज शो पर इस मैच में हो गया है टाइटल चेंज। बहुत सारी चीजें WWE ने इस मैच में घुसेड़ दी। जैसे लोगन पॉल रिंग साइड पे थे हेल्प करने के लिए, उन्होंने रोप ब्रेक करवा दिया तो रेफरी उनको इजेक्ट ही कर दिया। उसके बाद वो ब्रास नकल लेके फिर आ जाते हैं, लेकिन जो हेनरी का म्यूजिक प्ले हुआ जिसकी वजह से लोगन पॉल को भगना पड़ जाता है। और भाई ये जो हेनरी का खुद का कुछ नहीं है क्या भाई, वो लोगन पॉल आया तब जाके उसकी स्टोरी दोबारा से आ रही है। ये तो मुझे अजीब सा ही लग रहा है कि भाई तुम मतलब एक सुपरस्टार की बुकिंग क्या होगी, वो दूसरे सुपरस्टार के ऊपर ही पूरी डाल के बैठे हो, वरना वो आ ही नहीं रहा। तो मुझे लगता है भाई ये तो डिसरिस्पेक्ट ही है। डीप डाउन बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होगा जो हेनरी को इस चीज के लिए। और लास्ट में जाके फिर ऑस्टिन थेरी वो ब्रास नकल्स की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन म्यूजिक प्ले हुआ सेथ रॉलिंस का। तो ब्रॉन ब्रेकर को लगा वो आएगा रैम्प से, लेकिन सेथ रॉलिंस आ गया पीछे से। उन्होंने उसी नकल को पहन के सेथ रॉलिंस ने ऑस्टिन थेरी को मार दिया। बस उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर सेथ रॉलिंस के पीछे पड़ गए। इतने में स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने फिनिशर ठोक दिया और उन्होंने पिन करके इस मैच में कर दिया है टाइटल चेंज। और एक बार फिर से स्ट्रीट प्रॉफिट्स के पास में चैंपियनशिप आ चुकी है। लास्ट मोमेंट तक ब्रॉन ब्रेकर पिन ब्रेक करने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन भाई उनसे वो चीज हो नहीं पाई है। आज की मंडे नाइट रॉ को अगर मैं रेट करूं तो बेसिक चीजें ठीक हुई हैं, लेकिन वो एक तगड़ी चीज आई थिंक शो से मिसिंग थी। तो आज की मंडे नाइट रॉ को रेट किया जाएगा 3.25 स्टार। एवरेज मंडे नाइट रॉ का एपिसोड था, कोई बेकार एपिसोड इसको अभी भी नहीं बोल सकते। बाकी नेशनल टीम का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। आरपंथ वाला कोड आप यूज करते हो तो आपको एक प्यारा सा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इस वीडियो को यहां तक देख रहे हो तो ऐसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे डेली WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।